चलिए, लास्ट क्लास में हमने वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज को ख़त्म कर दिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मार्किंग मीडिया। मार्किंग मीडिया मीन्स, मार्किंग मीडिया का मतलब क्या है, किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो आप बोलेंगे सर, जब भी हम वर्कशॉप में किसी जॉब को काटते हैं या जॉब की कटिंग करते हैं, तो जॉब की कटिंग करने के लिए, क्योंकि जब आप मशीनों का यूज़ करोगे, चाहे वो हैंड कटिंग यूज़ करो या मशीन कटिंग यूज़ करो, जब आप कटिंग टूल का यूज़ करोगे तो आपको प्रॉपर अलाइनमेंट या प्रॉपर लाइंस पता होनी चाहिए कि हमें कहाँ कहाँ से काटना है। अगर वो आप स्पष्ट तरीके से नहीं दिखेंगे तो कटिंग गड़बड़ हो जाएगी, जॉब का शेप साइज बिगड़ जाएगा, तो कोई मतलब ही नहीं रहा फिर हमारा जॉब बनाने का। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जिस शेप में जॉब को काटना है, तो उस शेप को अकॉर्डिंग टू जो डेटा आपको दिया हुआ है उसके अनुसार हम क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं। अब जॉब अगर मेटालिक है, मान लो कास्ट आयरन की है या स्टील है, डल पड़ा हुआ है और उसके ऊपर आपने मार्किंग कर भी दिया, तो वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने के लिए हम उस जॉब के ऊपर एक लेयर लगा देते हैं, एक पतली सी परत चढ़ा देते हैं। उसी पतली सी लेयर या परत का नाम क्या है, मार्किंग मीडिया। क्या नाम है सर, मार्किंग मीडिया। इस मार्किंग मीडिया में मतलब सिंपल सा है, जॉब पर मार्किंग के पहले एक पतली रंग की परत लगाते हैं, जिसे मार्किंग मीडिया कहते हैं। मार्किंग मीडिया में सबसे सिंपल और सबसे ज्यादा यूज होने वाला क्या है, चाक। क्या है, चाक। इसी चाक को हम क्या बोल सकते हैं, और इसी चाक को हम क्या बोल सकते हैं, इसी चाक को हम क्या बोल सकते हैं, हाँ चूना बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चाक है चूना होगा, ठीक है। इसी को आप क्या बोल सकते हो कि सर सफेद रंगाई, सफेद रंगाई। और ये नहीं है तब चूने का ऑप्शन दोगे, ये नहीं है तब हम क्या दे सकते हैं, चूना। ऐसा, चाक सिंपल वे में है ना। तो इस सबसे ज्यादा यूज होने वाली मीडिया है ये, सबसे ज्यादा यूज होता है। कहाँ यूज होगा, तो चाक है तो थोड़ी सी सरफ सतह अगर रफ है तो आप चाक पकड़ के घिस सकते हैं, ठीक है। सतह अगर रफ है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको घिस सकते हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि सर इसका यूज जो है, रफ कास्टिंग, ये समझ जाएंगे या मैं उस पर लिखूं हिंदी में, ठीक है। हिंदी में भी ऐसा ही बनता है, रफ कास्टिंग। रफ कास्टिंग और फोर्जिंग ऑपरेशन होते हैं। फोर्जिंग मतलब जिसको हथौड़े से पीट पीट कर आकार दिया जाता है, उसको फोर्जिंग कहते हैं ना। तो रफ कास्टिंग तथा फोर्जिंग सतह, फोर्जिंग सतह में लगाते हैं। बात करूं मटेरियल की, तो स्टील तथा कास्ट आयरन में उपयोग होता है। स्टील तथा
कास्ट आयरन में उपयोग होता है, और इनमें भी सबसे ज्यादा पूछेगा तो कास्ट आयरन में उपयोग होता है। किस में उपयोग होता है? कास्ट आयरन में उपयोग होता है। दूसरा मार्किंग मीडिया, तूतिया। दूसरा मार्किंग मीडिया क्या होता है सर? तूतिया। चूतिया नहीं है ये, है ना? क्या है ये? तूतिया। तूतिया को क्या कहते हैं? ब्लू विट्रैल। क्या कहते हैं? ब्लू विट्रॉल। ब्लू विट्रॉल। ठीक है। ब्लू विट्रॉल किसका मिक्सचर होता है सर? ब्लू विट्रॉल एक्चुअल में किसका मिक्सचर होता है? तो इसमें होता है नीला थोथा। नीला थोथा। ठीक है। नीला थोथा में हम क्या मिला देते हैं? पानी। क्या मिला देते हैं? पानी। और पानी में सल्फ्यूरिक एसिड भी मिलाते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड भी मिला देते हैं, जिसमें ये 1/4 गैलन होता है। गैलन जानते हैं? गैलन नहीं जानते? तो गैलन क्या है? लीटर का बड़ा रूप है। गैलन क्या होता है? लीटर का बड़ा रूप है। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4। H2SO4 की लगभग ये मान के चलो 4-5 बूंद डाल दो आप। ज्यादा नहीं डालना है। कितना डाल दो? 4-5 बूंद। तब जाके क्या बनता है? तूतिया। क्या बनता है? ब्लू विट्रॉल। अब इसी में हम ना एक्चुअल में नीला थोथा को क्या कहते हैं? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉपर सल्फेट। या इसी को और एक नाम दिया जाता है, कोई बता सकता है? एग्जाम में पूछा भी जाता है। इसी को आप शॉर्टकट में, जैसे ब्लू विट्रॉल है ना, तो ब्लू विट्रॉल को प्रूशियन ब्लू भी कहते हैं, या पर्सियन ब्लू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्सियन ब्लू भी कहते हैं। पर्सियन ब्लू। पर्सियन ब्लू ये तूतिया ही है एक प्रकार का। तो कई बार क्या होता है, पानी और सल्फ्यूरिक को हटा दिया जाता है और डायरेक्ट बोल दिया जाता है कि भैया तूतिया बोल दो या पर्शियन ब्लू बोल दो, एक ही चीज है। लेकिन ये जो पर्शियन ब्लू बनाते हैं हम, ये जो पर्शियन ब्लू का यूज करते हैं वो तारपिन के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? तारपिन के साथ। ठीक है। मतलब ये एक्चुअल में बना होता है तारपिन। तारपिन और वाइट लेड का पाउडर। वाइट लेड का पाउडर। वाइट लेड का पाउडर। ठीक है। सफेद लेड का पाउडर यूज करते हैं। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई प्रूशियन ब्लू में क्या होता है, तो तारपिन और वाइट लेड होता है। ठीक है। नीला होता है कॉपर सल्फेट कहते हैं, या पर्शियन ब्लू कहते हैं। अब पर्शियन ब्लू बेसिकली अगर उपयोग पूछेगा, इनका यूज पूछेगा, तो आप बताना स्टील में उपयोग होता है। काम की बात समझना बेटा। जब आप इसको लगा दोगे तो लगाने के बाद एक कापर जैसे दिखता है, क्योंकि है कापर सल्फेट।
तो पॉलिश लगाने के बाद या परत लगाने के बाद में, ठीक है, पेंट करने के बाद में इसे धातु पर लगाने के बाद धातु की सतह कैसी दिखती है? कापर जैसे, कापर जैसे दिखती है। मतलब सूखने के बाद कॉपर टाइप का दिखेगा ये। कैसा दिखेगा? कॉपर टाइप का दिखेगा। तो समझ में आया तूतिया? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। ठीक है। तो ये दो मीडिया आपको जनरली याद रखने ही रखने हैं। एग्जाम पर्पज से बस इतना भी याद रख लोगे पर्याप्त है। इसके बाद बहुत सारे हैं बट ज़रूरत नहीं है आपको, है ना। ये दो काम के हैं और इन्हीं से बार बार क्वेश्चंस उठ के आ जाते हैं। अच्छा, इसके तरीके भी होते हैं। इसके क्या होते हैं? तरीके भी होते हैं कि भाई ये किस विधि द्वारा आप मीडिया का यूज करोगे। ठीक है। तो मार्किंग मीडिया की विधियां भी कभी कभी पूछ लेता है। मार्किंग मीडिया की विधियां, मार्किंग मीडिया की विधियों में अगर आप देखोगे तो बेसिकली हम दो विधि का उपयोग करते हैं। आपने कौन सी विधि का उपयोग किया? चाक को गीला किया और लगा दिया। ठीक है। क्या होता है, डिपेंड करता है कि हमारी जॉब कैसी है। टेढ़ी मेढ़ी है तो उसके लिए अलग, 90 डिग्री पर आपका फिनिश है तो उस पे अलग करते हैं, है ना। तो जैसे 90 डिग्री पर आपकी जॉब फिनिश है तो आप क्या करोगे, ऐसा डेटम पकड़ोगे और घुमा दोगे। और कोई टेढ़ी मेढ़ी जॉब है तो एक सेंटर से पकड़ के घुमाते 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 चले जाओगे। मतलब दो विधियां यूज करोगे आप, एक डेटम लाइन विधि, डेटम जानते हैं ना, आधार। ठीक है, आधार रेखा विधि कहते हैं इसको। और दूसरा सेंटर लाइन मेथड। केंद्र रेखा विधि, ये किसके लिए यूज होता है? 90 डिग्री पर फिनिश जॉब के लिए, फिनिश जॉब के लिए। और ये इरेगुलर जॉब के लिए होता है, टेढ़ी मेढ़ी जॉब के लिए, टेढ़ी मेढ़ी जॉब के लिए। अगर टेढ़ी मेढ़ी जॉब है तो सेंटर लाइन विधि का यूज हम कर लेते हैं। ठीक है। तो मीडिया में दो प्रकार की विधियां हम जनरली यूज करते हैं। ठीक है, दो मीडिया याद करवाया हूं, दोनों याद कर लेना। और रामबाण है, नीला थोथा, तूतिया। ठीक है सर। तो ये याद रखिएगा। अब मार्किंग मीडिया मतलब आपने पॉलिश लगा दिया है, अब आपको क्या करना है? मार्किंग करना है। मैंने आपको बता दिया कि भैया इस अनुसार से आपको मार्किंग करना है। तो अब आपको क्या करनी है? इसकी मार्किंग मारनी है। चलो मार्किंग करते हैं इसकी। तो मार्किंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टूल्स चाहिए होंगे। क्या चाहिए होंगे? टूल्स। मार्किंग टूल। तो सर मार्किंग टूल्स में कौन कौन से टूल्स होंगे? तो भैया सबसे पहले जो मार्किंग टूल हैं और जो हमारी जॉब्स वगैरह है
उसको रखने के लिए मार्किंग ऑफ टेबल, मार्किंग ऑफ टेबल, ठीक है। दूसरा, किस पर रखे? सरफेस प्लेट पर, या किससे कसे? एंगल प्लेट से कसे, ठीक है। और कुछ है क्या सर? और कुछ हो सकता है क्या? हाँ, सिंपल वे में और रखने के लिए पैरेलल ब्लॉक यूज कर सकते हो, पैरेलल ब्लॉक्स के ऊपर रख सकते हो। और क्या हो सकता है सर? सिंपल रखने के लिए आप सेंटर हेड का उपयोग कर सकते हो, ठीक है। सेंटर हेड का भी यूज कर सकते हो। और क्या यूज कर सकते हो इसका अच्छा रूप? तो वी ब्लॉक का यूज कर सकते हो। ये सब रखने के लिए हो गए। अब मार्क करते हैं, रख लिए, कस लिए, पकड़ लिए, ठीक है। क्लैंप भी यूज कर सकते हो आप, क्लैंप का यूज कर सकते हो, ठीक है ना। रख लिए, पकड़ लिए, हो गया काम इतना तो। अब आगे देखते हैं, मतलब रख दिए, जॉब को होल्ड भी कर दिए। अब क्या चलाना है भाई साहब? पेंसिल मार्क करना है ना। तो अब उसके लिए मेन जो टूल है उस पर चर्चा करेंगे कि भाई जो काटने पीटने हल्का हल्का छेद करने के लिए, निशान गिराने के लिए जो यूज होंगे, तो निशान गिराने के लिए कौन कौन से होंगे बता दो रे। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ बोलो। वेरी गुड। स्क्राइबर, स्क्राइबर और डिवाइडर, डिवाइडर से कर सकते हो। और बोलो। ट्रेमल, ट्रेमल, ठीक है। और बोलो। पंच, अरे होगा रे, ठीक है। तो ये मुख्य मुख्य आपके मार्किंग टूल्स हैं जो हमें याद होने चाहिए, ठीक है ना। जिसमें से कुछ तो एक आध दो मैंने निपटा भी दिया है पहले। अब इन्हीं को हम देखने वाले हैं आगे। जैसे कि मार्किंग आप टेबल ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है। वो चीज़ जिसके ऊपर आप क्या रखते हैं, आप मार्किंग टूल्स रखते हैं, जॉब रखते हैं, उसको मार्किंग ऑफ टेबल कहते हैं, ठीक है। सीआई की बनी हुई होती है, बताया था, मार्केट में 90x90 के साइज में आपको मिलती है। ये है आपका सरफेस प्लेट, सरफेस प्लेट। सरफेस प्लेट फ्लैटनेस को चेक करता है। कैसे करता है? आपने उसकी सतह के ऊपर रंग के, मैंने पूरी कहानी बताया था। मार्केट में किस किस साइज में मिलता है ये भी बताया था। एक्यूरेसी भी, एक्यूरेसी की भी चर्चा किए थे, याद करो कितनी थी एक्यूरेसी? हाँ नहीं, कितनी थी? 0.025 मिलीमीटर नॉर्मल एक्यूरेसी थी। उसके बाद में मटेरियल भी बताया था। ग्लास का यूज़ कर सकते हो, स्टोन में मार्बल यूज़ कर सकते हो, मेटल्स में कास्ट आयरन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वो उपयोगिता के आधार पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर सरफेस प्लेट के ग्रेड की भी चर्चा की थी हमने। सरफेस प्लेट के यूजेस के आधार पर हमने देखा था कि भाई इंस्पेक्शन के लिए आपको लेके जाना है तो उसके लिए लिस्ट काउंट कितना होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको नॉर्मल यूज़ है, वर्कशॉप में यूज़ है, तो उसके लिए लिस्ट काउंट कितना होगा, और मास्टर है तो उसके लिए कितना होगा। कुछ पूछ रहे? बताया था। फिर मैंने इंच में कन्वर्ट करके भी बताया था कि कैसे जीरो में बदलता है ना। तो ये सारी कहानी मैंने पढ़ा चुका हूँ। फिर याद करो, ये एंगल प्लेट भी पढ़ा दिया है, एंगल प्लेट भी पढ़ा दिया, याद आ रहा है कुछ?
ठीक है। एंगल प्लेट में मैंने बताया था कि भाई दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है और इसमें रेक्टेंगुलर स्लॉट कटे हुए होते हैं जिसे बोल्ट की मदद से जॉब को कसने या सपोर्ट करने के लिए या होल्ड करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक हो चुका था। अरे हो गया था भैया। ठीक है, आगे चल रहे थे। आगे ये है आपका पैरेलल ब्लॉक। क्या दिख रहा है ये? पैरेलल ब्लॉक। सिंपल सा दिख रहा है आपका पैरेलल ब्लॉक। देखो, मतलब ये ब्लॉक्स। चलिए, पैरेलल ब्लॉक आपको आकार में दिखने में कैसा दिख रहा है? रेक्टेंगुलर शेप का। ठीक है सर, ये आयताकार होते हैं। कैसे होते हैं? यह आयताकार होते हैं। ठीक है, इनके ऊपर आप जॉब को रख सकते हो। इसके ऊपर आप जॉब को रख सकते हो। ठीक है, आपने इसके ऊपर जॉब को क्या कर दिया? रख दिया। कैसे रखोगे? खड़ा या आड़ा? खड़े। खड़े में तो गिर जाएगा रे। आड़ा रख देंगे। आड़ा रख देंगे मतलब कैसा सपोर्ट देगा ये? हॉरिजेंटल। ठीक है, जॉब को हॉरिजेंटल रूप में लगाने के लिए हम ऐसा बिछा देंगे ना उसके ऊपर। अरे सिंपल कुछ नहीं है, आप नीचे ना रख के दो ईंटें लगा दो और उसके ऊपर रख दो। अब वो ईंटें नहीं है, मेटालिक है ये, है ना? तो आपने क्या करा? यह जॉब को हॉरिजेंटल क्षैतिज रूप में रखने के लिए उपयोग में लाया जाता है। या हम क्या बोले कि सर तल के समांतर। तल के समांतर। ठीक है, या पैरेलल प्लेन को सपोर्ट करता है। जॉब की जो भी पैरेलल प्लेन होगी उसको सपोर्ट करने का काम करता है, सहारा देने का काम करता है। सहारा प्रदान करता है। ठीक है, तो ये काम कौन करेगा? हमारा पैरेलल ब्लॉक। ये काम कौन करेगा? पैरेलल ब्लॉक। सिंपल है पैरेलल ब्लॉक मतलब। और मेटल भी क्या होगा? या तो सीआई का बना देंगे, सस्ता सुंदर टिकाऊ है ना, सीआई का हम बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर सीआई का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये था पैरेलल ब्लॉक। इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा हमने देखा था। सेंटर हेड, खैर सेंटर हेड किसी और के साथ कनेक्ट था, कॉम्बिनेशन सेट के साथ में था। कॉम्बिनेशन सेट के साथ में था। अरे था ना, स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड और सेंटर हेड। याद आ रहा है कछु? नहीं आया? नहीं आया?
आ गया आ गया। ठीक है। तो वहीं पर ये लास्ट में सेंटर हेड बना हुआ था, जिसका डिग्री कितना था सर जी? 90 डिग्री था। वेरी गुड। क्या था? 90 डिग्री। अरे भैया किसका बना होता है? अबे कास्ट स्टील का दो, भूल गए? कास्ट स्टील का या स्टील का बना होता है। कास्ट आयरन तो टूट जाएगा ना। क्या काम करेगा भैया ये? क्या काम करेगा ये बोलो? ठीक है, सर्कुलर जॉब को होल्ड करने के लिए, और वेरी गुड, सेंटर ज्ञात करने के लिए। पढ़ा चुका हूं ना ये, है ना? तो क्या करता है ये सर? सर्कुलर जॉब को होल्ड करता है तथा केंद्र प्राप्त करता है। अच्छा, इसका साइज कैसे स्पेसिफाइड करेंगे? लंबाई द्वारा। अब ये लंबाई क्या है सर? दोनों लेग के बीच की लंबाई द्वारा। ये लेग है, ये क्या है? लेग। तो इनके बीच की जो भी लंबाई होगी, दो लेग के बीच की दूरी, जितना बड़ा मुंह फाड़ेगा उतना बड़ा साइज, जितना कम रहेगा उतना कम साइज। समझ में आ रहा है? तो साइज किससे स्पेसिफाइड होगा? लेग के बीच की दूरी से। ठीक है, लेग के बीच की लंबाई से। लेग के बीच की दूरी बोलो, या लेग के बीच की लंबाई बोलो, या लेग के बीच की लेंथ बोलो। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो कौन है ये? सेंटर हेड। अरे देख चुके हैं ना, अब थोड़ा देखो कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा कि हाँ यार ये तो सब पढ़ा पढ़ा लग रहा है। लग रहा है। ये इतने बार आते जाएगा कि वैसे ही आपका। ये है भैया अगला, वी ब्लॉक। वी ब्लॉक दिख रहा है? ठीक है। और ये है क्लैंप। क्लैंप तो अलग से पढ़ेंगे अपन, क्लैंपिंग डिवाइस में क्लैंप पढ़ेंगे पूरा। ठीक है। वी ब्लॉक। अच्छा, वी ब्लॉक क्यों बोला गया? क्योंकि दिखने में इसका शेप कैसा दिखता है? वी आकार का दिखता है, जिसका ये वाला एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। मतलब किसको सपोर्ट करेगा ये? सर्कुलर जॉब को। अरे किसको करेगा? सर्कुलर जॉब को। क्या बात समझ में आ रही है? नहीं आई? पक्का? किसका बना है? दिखने में हल्का काला दिख रहा है। वेरी गुड। तो मटेरियल क्या होगा भैया? मटेरियल होगा सर कास्ट आयरन होगा। ठीक है। इसका शीर्ष कोण कितना बनता है? पॉइंट एंगल 90 डिग्री का। अरे बनता है ना? ठीक है। काम क्या करेगा सर? गोलाकार जॉब, या सर्कुलर या वृत्ताकार बोल सकते हो, गोलाकार जॉब को होल्ड करने के लिए, सहारा देने के लिए। ठीक है, जैसे पाइप। अब ये गोलाकार जॉब में क्या हो सकता है? पाइप हो सकता है, शाफ्ट हो सकता है, कोई रॉड हो सकती है। ठीक है, इस टाइप से गोलाकार जॉब है ना। इस टाइप से गोलाकार जॉब को ये क्या कर देगा? सहारा दे देगा। ठीक है, इसको स्पेसिफाइड किससे करते हैं? निर्दिष्ट। इसे लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट के साइज द्वारा निर्दिष्ट करते हैं। ठीक है। इसके भी ग्रेड अलग अलग आते हैं मार्केट में।
ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, अलग अलग ग्रेड आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके भी क्या आते हैं, ग्रेड आते हैं। ए ग्रेड का, बी ग्रेड का और सी ग्रेड, तीन ग्रेड इसको भी देखने को मिलते। ए ग्रेड है मतलब एक्यूरेसी अच्छी होगी, एक्यूरेसी ज्यादा होगी। बी है तो एक्यूरेसी थोड़ी सी कम होगी। बट अगर लंबाई की बात करें, जैसे आपका ए ग्रेड है, एक्यूरेसी इसलिए दे रहा है क्योंकि लंबाई इसकी कम है। कम लंबाई है तो आसानी से होल्ड कर देगा और अच्छी एक्यूरेसी के साथ में आपको काम करके देगा। मींस अगर एक्यूरेसी ज्यादा है तो लंबाई क्या होगी, कम। इसकी लंबाई आपको लगभग 100 mm लेंथ मिलेगी। और अगर मान लीजिए एक्यूरेसी कम हो रही है तो लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, लंबाई बढ़ जाएगी इसकी। ठीक है जी, इसकी लंबाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये था वी ब्लॉक, जिसमें सबसे ज़्यादा यूज़ पूछा जाता है, मटेरियल पूछा जाता है। कास्ट आयरन मटेरियल है और आपका यूजेस मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। कोई दिक्कत है क्या इसमें, आगे चले। ठीक है, अगला देखते हैं, ट्रेमल। ये एक्चुअल में जैसे हमारे पास डिवाइडर होता है ना, डिवाइडर क्या करता है, आर्क या सर्कल बनाने के काम करता है ये, ठीक है, या डिवाइड करने का काम करता है। बट जैसे छोटे व्यास हैं, छोटा आर्क है तो वो कर देगा, क्योंकि डिवाइडर जनरली हम लोग हमारे कंपास बॉक्स में देखते हैं, उससे चलो दुगना बड़ा हो गया, उससे ज़्यादा क्या रखोगे। लेकिन आपके पास सीट तो बड़ी बड़ी होंगी, आप वर्कशॉप में जब जाएंगे तो सीट तो बड़ी होंगी, आपको बड़े आकार का कोई चादर काटना है, डिज़ाइन में कोई बड़ा कर्व देना है, तो क्या करोगे, डिवाइडर तो फैल नहीं पाएगा। तो हम किसका यूज़ करेंगे, इस डिवाइस का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसका एक ही काम होता है, बड़े आकार के वृत्त या वक्र की मार्किंग करने में। खत्म। बड़े से बड़े आकार की अगर आपको वृत्त या कोई आर्क या कोई चाप काटना है तो एकमात्र सहारा है वो है ट्रेवल। ठीक है, हाँ, आप वर्कशॉप में यूज करेंगे। अगला है, अब काटना पीटना चालू कर दिए हैं अपन, है ना, स्क्राइबर। स्क्राइबर, अरे वाह, दिख रहा है पेंसिल जैसे ही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इंजीनियर की पेंसिल कहते हैं इसे, इंजीनियर की पेंसिल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, इंजीनियर की पेंसिल। यह क्या है, यह मार्किंग टूल है। क्या है, मार्किंग टूल है। ठीक है, टेम्परेरी या परमानेंट, एज अ परमानेंट बोल सकते हैं लेकिन उतनी गहराई नहीं देता, पर इसको परमानेंट बनाने के लिए पंच का उपयोग करते हैं।
ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होगा, तो सर ये लास्ट वाला पॉइंट क्या रहता है, टिप, या इसको क्या कहते हैं, पॉइंट, जो हमेशा क्या रहेगा, हार्ड एंड टेम्पर रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, हार्ड एंड टेम्पर रहेगा। बीच के हिस्से को हम क्या कहते हैं, बॉडी या सैंक कहते हैं। ठीक है, और ये जो आपके सामने अभी दिख रहा है, ये जेब में रखने के लिए है। ठीक है, पॉकेट स्क्राइबर है, इसलिए इधर पर आपके एक क्लिप लगा दिया गया है और एक केप लगा दी गई है, जिससे आप बंद चालू करके इसको अंदर ले सकते हैं, तो शर्ट फाड़ देगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट अच्छे से दिया गया है, बट आप अभी हम टाइप्स में पढ़ेंगे सब, ये है ना जो भी दिया हुआ। अभी हम चर्चा करते हैं, इधर वापस आ जाओ। क्या, हाँ ये स्टील का बनाएंगे, और स्टील में लेकिन हम दो प्रोसेस करेंगे, एक हार्ड और दूसरा टेम्पर। हार्ड भी बनाएंगे उसको और टेम्पर भी बनाएंगे। हार्ड और टेम्पर क्यों बनाएंगे, क्योंकि नोक उसकी घिसना नहीं चाहिए, नोक उसकी घिसना नहीं चाहिए, वो भले दूसरे को काटेगा लेकिन उसको कोई काट ना पाए। ठीक है, उसको कोई काट ना पाए। चलो मटेरियल पे चर्चा करो, मटेरियल क्या होगा। तो सर मटेरियल तो स्टील होगा, ये तो तय है, लेकिन स्टील में कौन सा स्टील होगा, स्टील में कौन सा स्टील होगा, सोचो। आपको तरीका सिखा दिया है मैंने वैसे भी। क्या काम करता है ये, काटता है, काटता है, तो कैसा होना चाहिए, कठोर, हार्ड। और हार्ड और कठोर कौन सा होता है, हाई कार्बन स्टील। कुछ जली दिमाग की बत्ती, पहले दिन ही आपको सिखाया था ये चीज, है ना, कि भैया कोई भी चीज अगर मैं किसी चीज को घिसने से बचाना है, या कोई चीज काटने वाली बना रहे हो आप, वो खुद ना कटे दूसरे को काटे, तो वो हमेशा स्टील की बनेगी, तो हाई कार्बन स्टील की बनेगी। ठीक है, अब वो स्टेनलेस स्टील जो है, वो तो एडिटिव्स मिला के बनाए हैं हमने, उसमें उपयोगिता के आधार पर आप अलग अलग धातु मिलाते हैं तो अलग मिश्र धातु बनते जाती है। तो यहाँ पर स्टील की हमने तीन कैटेगरी देखे थे, लो कार्बन जिसको माइल्ड स्टील, मीडियम कार्बन और हाई कार्बन। हाई कार्बन कठोर और ब्रिटल भंगुर होता है, मीडियम कार्बन स्टील बीच के रेंज में रहेगा, और जो लो वाला है जिसको माइल्ड स्टील आप कहते हो, वो आपका मुलायम रहता है, नरम रहता है। ठीक है, तन्य रहेगा, उसको खींच सकते हो, तार वगैरह बनाना है तो बना सकते हो, आसानी से खींचा जाता है वो, लेकिन वो हार्ड नहीं रहेगा, घिस भी जाएगा आसानी से। अब घिस गया तो दिक्कत होगी, घिस गया तो दिक्कत होगी। अब वो बात अलग है कि आप फर्जी कंपनी चला रहे हो, तो क्या करेंगे आप, एमएस का बना दोगे और ऊपर ऊपर सरफेस हार्डनिंग कर दोगे, चाइना जैसे, कि कुछ दिन चले और फिर से मुड़ जाए, वो ज़्यादा काटे तो मुड़ गया, कट गया, नब गया, दब गया, ताकि फिर से माल बिके। तुरंत में तो आपको दिखेगा हाँ यार अच्छा काट रहा है, क्योंकि सरफेस हार्डनिंग है, ऊपर की सतह हार्ड है उसकी, लेकिन अंदर से पूरा नरम है। अच्छा ऐसा क्यों बनाए, बोले सर आपने ऐसा क्यों बोले कि आपकी फर्जी कंपनी है, तो ऐसा इसलिए क्योंकि देखो हार्ड रहेगा, तो हार्ड को फैलाने में ताकत ज़्यादा लगेगी, पावर ज़्यादा लगेगा, पावर ज़्यादा लगेगा तो हेवी मशीन या हेवी स्किल्ड पर्सन या लोड ज़्यादा लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा, बिजली की खपत ज़्यादा होगी। पावर ज़्यादा लगना मतलब पैसा ज़्यादा लगना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका खर्चे बढ़ जाएंगे, इसमें कम खर्चे में काम हो जाएगा। मान लीजिए किसी प्रेस मशीन से आप थोड़ा सा दबाए वो फैल गया, हाई हार कार्बन स्पूल को थोड़ा ज़्यादा दबाना पड़ेगा, क्योंकि ब्रिटल भी है तो फिर उसका हीट ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रिटलनेस भी हटानी है उसकी। ठीक है, यहाँ पर वो ब्रिटल है ही नहीं है, तो टूटने, क्रैक, दरार के कोई चांस ही नहीं है, दबा दिए बन गया। चलो, तो ये किसका बना होगा, हाई कार्बन स्टील का, लेकिन किसके साथ, हार्ड एंड टेम्पर के साथ। और अगर आपको कुछ नहीं करना है तो कम से कम टिप या पॉइंट को तो हार्ड और टेम्पर करना ही करना है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, हाँ सर इतनी बात तो समझ में आ गई। आगे देखते हैं अपन, इसका ये जो टिप है ना, इस पर जो
टिप एंगल होता है वो 12 से 15 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 12 से 15 डिग्री का होता है। ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई इसका पॉइंट एंगल कितना होता है, तो पॉइंट एंगल होता है 12 से 15 डिग्री। ये 12 से 15 डिग्री का होता है। ठीक है। और BIS के अनुसार, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार, इसकी जो लंबाई है वो कितनी होती है? तो 125 से 200 mm के बीच होती है। 125 से 200 mm के बीच में होती है। ठीक है। हाँ, थोड़े काम की बात समझना। अगर मैं यहाँ पर, ये मेरे पास कोई जॉब है और यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ स्क्राइबर। क्या यूज कर रहा हूँ? स्क्राइबर। तो जॉब की सतह और ये है स्क्राइबर। स्क्राइबर और जॉब की सरफेस के बीच में कोण कितना बनेगा? याद रखना 30 डिग्री का। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। और ये है पॉइंट। ये क्या है? पॉइंट, जो कितने में रहता है? 12 से 15 डिग्री। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सतह से आप स्क्राइबर जब चलाओगे, ऐसे पेंसिल जैसे खींचोगे, ठीक है, तो 30 डिग्री। अब याद रखना इसकी दिशा किधर रहेगी? झुकाव की ओर या झुकाव से अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप अगर किसी को ऐसा ऐसा चलाओगे तो वो तो नोक टूट जाएगी। ऐसा चलाना पड़ेगा। मतलब चलाओगे कैसे? इस दिशा में। समझ में आ रहा है? मतलब ये दिशा कौन सी है? तो ये है आपका हाथ, बाहुबली वाला। ये मान लीजिए आप हैं। इस दिशा में खींचेंगे आप। ठीक है। वो ऐसा रोड रोलर जैसे ढकेले टाइप नहीं करना है, वो तो समस्या हो जाएगी, टूट जाएगी नोक, ताकत भी ज़्यादा लगेगी। तो आपको खींच देना है ऐसा। समझ में आ गया? तो अगर प्रैक्टिकल अंदर का क्वेश्चन पूछेगा तो बता बता सकते हो। अरे हाँ ना, कुछ तो रे बोलो। हाँ सर, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले। अब इसके कुछ टाइप्स देख ले कि भैया कौन कौन से टाइप के स्क्राइबर देखने को मिलते हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन दो चार पांच याद रखना है हमको। चलो, टाइप्स ऑफ स्क्राइबर देखते हैं। स्टेट स्क्राइबर। पहला क्या है आपका? स्टेट स्क्राइबर। स्टेट स्क्राइबर सीधा नोक होगा, जैसे कि दिख रहा है। ठीक है। सामान्य कार्य के लिए यूज करते हैं। सामान्य कार्य के लिए मतलब नॉर्मल आपको सिर्फ नॉर्मल मार्किंग करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? स्टेट स्क्राइबर का यूज करोगे। ठीक है। सामान्य कार्य का मतलब नॉर्मल मार्किंग करना है, सिंपल कहीं पर भी, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है सर? बेंट स्क्राइबर। अच्छा, आप इसमें चाहें तो ऐसा लिख सकते हो कि इसके एक और कटिंग एज होती है, कटिंग पॉइंट होता है।
इसके केवल एक ही और कटिंग होता है, लेकिन जो बेंट वाला है, बेंट स्क्राइबर, इसके दोनों सिरे में कटिंग पॉइंट होता है। इसका एक सिरा बैंड होता है। क्या होता है? बैंड होता है। चलो हाथ से ऐसे बना दो। ऐसे ही है। ठीक है, ये आपका बैंड वाला पोर्शन है, और ये वाला तो सिंपल एज वाला, स्ट्रेट वाला। ठीक है, तो स्ट्रेट वाला क्या काम करेगा? बोलो। सिंपल वाली मार्किंग जैसे ऊपर था, ठीक है, तो सीधी रेखा खींचने में काम करेगा, सीधी सीधी लाइन खींच देगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, या आड़ी तिरछी भी खींच सकता है, लेकिन सिंपल काम करेगा। क्या करेगा ये? सिंपल लाइन खींच देगा। सिंपल लाइन में। चलो ये तो हो गया, इसका कोई दिक्कत नहीं। बेंट वाला क्या करता है? हाँ, मतलब ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये क्या करेगा? हालो सतह, हालो जानते हैं भैया? के अंदर मार्किंग करने में, और क्या करेगा? छोटे छोटे लाइन खींचने में, छोटी छोटी लाइन खींचने में, और क्या करेगा ये? सोचो, बैंड पोर्शन है, और क्या कर सकता है? बैंड पोर्शन है, और क्या कर सकता है? बोलो। तो जब आप लेथ मशीन पढ़ते हैं, तो लेथ मशीन का जो फोर्जा चक होता है, लेथ मशीन में फोर्जा चक का केंद्र ज्ञात करने में। ठीक है, हमेशा याद रखना, ये जो है, इसमें हमें स्टील रूल उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करोगे आप? स्टील रूल का। क्योंकि अगर अंदर बैंड सतह या हालो सरफेस पे आपको मार्किंग करना है, तो कितनी गहराई पर मार्किंग करना है, ये जब तक नापोगे नहीं तो आप बता नहीं पाओगे। ठीक है ना? तो स्टील रूल के साथ इसको यूज करना है। क्लियर है तेरा? अरे हाँ ना, कुछ तो बोल दो। तो ये कौन सा वाला था? बैंड स्क्राइबर था, है ना? इसके बाद में एडजस्टेबल,
तो एडजस्टेबल तो क्या होता है, बीच में आपका अरेंजमेंट दिख रहा है, इसको आप आवश्यकता अनुसार लंबाई कम ज्यादा कर सकते हैं। ऑफसेट, वर्नियर हाइट गेज में यूज होता है, और ये दिख रहा है साइड में कैसे ये यूज हुआ है। ठीक है, तो वर्नियर हाइट गेज में हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्लियर है। अब इसके आधार पर फिर आप अलग अलग देखोगे, जैसे नाइफ एज मतलब एज जो है इसकी चाकू की जैसे रहेगी। ठीक है। उसके बाद में आपका पॉकेट वाला बताया था, पॉकेट स्क्राइबर बताया था, फिर मशीन वाले यूज़ कर सकते हो, तो वो हैं सब वही, उपयोगिता के आधार पर अलग अलग। पॉकेट वाला आपका जेब में लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट एग्जाम पर्पज से आपको दो याद रखना है, एक बेंट और एक ऑफसेट, दो याद रखना है। सबसे ज़्यादा बेंट और ऑफसेट से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। और एग्जाम में क्या पूछा जाता है सर, तो एग्जाम में ये पूछा जाता है किसका बना होता है, पॉइंट एंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, कितने डिग्री पर, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ये 5-6 क्वेश्चन है जो स्क्राइबर से बार बार पूछे जाते हैं। आगे आगे चलते हैं हम पंच पे। ठीक है, आगे हम किस पे चलते हैं, पंच पर। डिवाइडर पढ़ा दिया है मैंने, अरे पढ़ा दिया है ना भैया। पंच पर चलते हैं। पंच क्या है, ये परमानेंट मार्किंग टूल है। जैसे स्क्राइबर से आपने मार्किंग दिया तो वो नॉर्मल मार्किंग होती है, डिवाइडर से आपने मार्किंग दिया वो नॉर्मल है, छोटे छोटे डॉट्स रहते हैं जो दिखते नहीं हैं। अब दिखेंगे नहीं तो समस्या खड़ी हो जाएगी, या मिट भी सकते हैं, और काटने से पहले अगर वो मिट गए या दिख नहीं रहे हैं तो फिर दिक्कत होगी। तो हम क्या करते हैं, जो स्क्राइबर से यूज़ किए हुए लाइन है, या आपने डिवाइडर से जो लाइन यूज़ किया हुआ है, उसको परमानेंट रूप देने के लिए, क्या रूप देने के लिए, परमानेंट रूप देने के लिए हम क्या करते हैं, पंच का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, पंच का उपयोग करते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। तो परमानेंट मार्किंग देगा स्क्राइबर या डिवाइडर के बाद यूज होता है। इसका उपयोग किसके बाद किया जाता है, डायरेक्ट भी कर सकते हो बट अधिकांश इसका उपयोग डिवाइडर के मार्क निशान को या तो बड़ा कर देगा या परमानेंट कर देगा। ठीक है, क्या कर देगा, या तो बड़ा कर देगा या तो परमानेंट, बड़ा या परमानेंट करता है। मटेरियल की चर्चा कर लेते हैं। हाई कार्बन स्टील विथ हार्ड एंड टेम्पर, ये इसका टिप है ना, ये इसका टिप है ना भैया, टिप या पॉइंट है।
तो ये टिप या पॉइंट कैसा होना चाहिए? हार्ड या टेम्पर होना चाहिए। ठीक है, हार्ड या टेम्पर होना चाहिए। साइज, लेंथ या बॉडी के व्यास द्वारा लिया जाता है। ठीक है, मतलब इसके साइज को दोनों तरीके से आप सकते हो, लंबाई द्वारा भी और डायमीटर बराबर भी। कि भैया लंबाई कितनी है, डायमीटर कितना है, इसके आधार पर आप ले सकते हैं। हमने बोला कि सर स्क्राइबर के बाद में, मतलब स्क्राइबर में छोटे छोटे डॉट्स आते होंगे, तो इसके डॉट्स क्या होंगे, बड़े होंगे। इसके डॉट क्या होंगे, बड़े होंगे। ठीक है, ये आकार में कैसा दिखेगा आपको, तो ये देखो सिलेंड्रिकल है सिलेंड्रिकल। लेकिन ये क्या सिलेंड्रिकल दिख रहा है आपको, ये सिलेंड्रिकल दिख रहा है क्या, ये सिलेंड्रिकल दिख रहा है क्या, बोलो। नहीं, ये सिलेंड्रिकल नहीं है। तो हाँ, ये सिलेंड्रिकल है, ये सिलेंड्रिकल है, बट ये नहीं है। तो या तो सिलेंड्रिकल हो सकता है या तो ऑक्टागोनल। क्या हो सकता है, ऑक्टागोनल। ठीक है, जैसे कि ये आपको दिख रहा है ना। तो सिलेंड्रिकल भी हो सकता है या ऑक्टागोनल भी हो सकता है। क्या बात समझ में आ रही है? ये तो हो गए शेप की। अभी मैं चर्चा यहाँ पर किसकी कर रहा था, किसकी बात कर रहे थे अपन, कि सर इसके जो डॉट हैं वो स्क्राइबर के डॉट से बड़े होंगे, मतलब इसमें डॉट की इंपोर्टेंट होगी। इसका जो डॉट साइज है वो 3 से लेके 6 mm तक होता है। जो डॉट बनेगा ना वो 3 mm से 6 mm तक होगा। मतलब ये वाला जो डॉट है देखो, इसका थोड़ा बड़ा दिख रहा है, इसका थोड़ा छोटा दिख रहा है, तो 3 mm से 6 mm तक के डॉट देते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? अब इसके कुछ टाइपों पे चर्चा करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ पंच। टाइप्स ऑफ पंच। हाँ जी सर, बोलिए। ये 3 इंपॉर्टेंट पहले पढ़ेंगे अपन, है ना। ठीक है जी। मैं बड़े आसान से, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ये पूछे जाते हैं, तो इनको मैं एक तरीके से याद करवा देता हूँ, वो याद रहेगा। ठीक है, मैंने बोला 3 इंपॉर्टेंट है, 3 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने बोला सर कौन सा है, तो नाम तो याद रहेंगे, सेंटर, डॉट और प्रिक। एबीसीडी आती है, तो बताओ अगर अल्फ़ाबेट्स के अनुसार हम निकालेंगे तो सबसे पहले कौन सा आएगा, सेंटर वाला। कौन सा आएगा, सेंटर वाला। दूसरे में डॉट। बच्चे सबसे ज्यादा गलती कहाँ करते हैं, इनके एंगल में। तो ये हमने क्रम से याद कर लिया, सी डी पी। अरे बोलो रे, सी डी पी। क्या, सी डी पी। क्लियर है? अब ये जो सेंटर, जो पहले है उसका कोण ज्यादा होगा, जो बाद में है उसका कोण छोटा होगा, उल्टा होता है। मतलब इसमें जो कोण है थीटा जो बनेगा वो 90 डिग्री का। वैसे भी सेंटर है तो वो तो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे में
थीटा बनेगा 60 डिग्री का, और तीसरे में थीटा बनेगा 30 डिग्री का। सबसे प्रॉब्लम ये होती है एंगल भूल जाते हैं। क्या ये याद रहेंगे? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। नहीं रहेगा। हो गया। अब सेंटर है तो क्या करेगा ये? मार्किंग करेगा। अच्छा, कोण बड़ा है तो ये बताओ, ये डॉट छोटा देगा या बड़ा देगा? बोलो। थोड़ी सी चर्चा करते हैं अपन इस पे, है ना। देखो, 90 डिग्री का ये है, 60 डिग्री का ये है, दिख रहा है? तो ये क्या करेगा? बड़ा होल देगा लेकिन गहरा नहीं दे सकता। ये गहरा देगा लेकिन बड़ा नहीं दे सकता। सेंटर कब यूज करते हैं? जब आपको ड्रिल करना है, तो ड्रिल बिट फंसनी चाहिए। तो ड्रिल बिट को फंसने के लिए आपको छोटा सा होल चाहिए, थोड़ा बड़ा चाहिए? थोड़ा बड़ा दिखे हमको। गहराई से मतलब नहीं है हमको, हमको बड़े से मतलब है। किससे मतलब है? बड़े से, ताकि हमारा ड्रिल बिट वहां जाके फंस जाए। मतलब आप क्या बोलोगे कि सर, ड्रिल होल की मार्किंग के लिए, या हम ये बोल सकते हैं कि सर, होल की सेंटर मार्किंग के लिए। आपको कभी भी ड्रिल करना हो और मार्किंग में चाहिए तो कौन सा पंच? तो सर सेंटर पंच, खत्म। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब आपने लगाया पंच, दिया हथौड़ा, हो गया सेंटर, फिर लगाया अपना ड्रिल मशीन और चालू कर दिया। डॉट पंच। अच्छा, इसका जो वो है, पंच डाया जो मिलेगा, वो लगभग 10 mm तक मिल सकता है। वैसे प्रैक्टिकली 3 से 6 mm होता है, लेकिन ये 10 mm तक दे देता है। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो बता रहा हूँ आपको। डॉट पंच, एंगल छोटा हो गया तो ये क्या करेगा? गहरा देगा और कम डायामीटर वाला, कम व्यास का और गहरा। तो अगर हमको कहीं पर कम व्यास का और गहरा मार्क देना है तो डॉट पंच। ठीक है। चलिए, तो एंगल से समझ में आ गया कि क्या है? कम व्यास व गहरा डॉट देता है। कहाँ यूज करते हैं? कास्ट आयरन के लिए यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं इसका? कास्ट आयरन के लिए यूज करते हैं। और एंगल कम हो गया सर, बोलो। तो ये मार्क कैसे देगा, बड़ा या छोटा? छोटा मार्क देगा। ठीक है, समझ में आया? एंगल से सीख रहे हैं ना हम। तो क्या देगा ये?
छोटे मार्क के लिए। अब छोटे मार्क कौन से होंगे? डिवाइडर के बाद मार्क या डॉट के लिए। ठीक है। इसमें काम की बात ये, जो प्रीक पंच होता है ना, ये है जॉब और ये है आपका प्रीक पंच। प्रीक पंच। तो सर जनरली एंगल कितना होता है? 30, लेकिन इसके लिए हम 15 डिग्री यूज करते हैं। ये काम की बात। जनरल अभी हमने कितना पढ़े हैं? 30, लेकिन अगर प्रीक पंच आ गया तो कितना याद रखना है? 15 डिग्री। क्यों? क्योंकि भैया जैसे आप खड़ा रखोगे तो नोक टूट जाएगी, इसकी नोक पतली होती है, तो एंगल कम रखना पड़ेगा आपको। नोक अगर मैं आपकी पतली है और खड़ा चलाओगे तो टूट जाएगी, तो इसकी नोक तो पतली है, इसकी नोक क्या है? पतली है। तो हमको एंगल क्या रखना पड़ेगा? कम रखना पड़ेगा। एंगल क्या रखना पड़ेगा? कम रखना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो सर किस प्रकार के मटेरियल के लिए यूज हो सकता है? कास्ट स्टील। वो तो कठोर हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। हार्ड में तो छोटी सी पतली नोक है, मुड़ जाएगी, टूट जाएगी। ये तो छोटी नोक है, पतली नोक है। तो छोटी नोक पतली नोक कहाँ काम आएगी? नरम धातु हो। ठीक है। किस में यूज होती है? तो सर ऐसी यूज कहाँ होगा? तो आप बोलोगे सर नरम धातु में, सॉफ्ट मेटल्स में। नरम धातु के लिए नॉन फेरस, अलोह धातु, लोहे की नहीं होना चाहिए। मतलब स्टील और कास्ट आयरन के लिए तो होगा ही नहीं। ठीक है। एल्यूमिनियम यूज कर सकते हो, कॉपर यूज कर सकते हो, इनके लिए होगा अलोह। अलोह धातु के लिए नॉन फेरस वाली है ना? कौन सी? नॉन फेरस। ठीक है। तो नरम धातु या नॉन फेरस मेटल पर मार्किंग के बाद हमको अगर डॉट्स लगाने हैं तो किस पंच का यूज करोगे आप? प्रिक पंच का यूज करोगे। ठीक है। और अगर आपको कास्ट आयरन है तो आपके पास में कौन सा डॉट पंच है, और ड्रिल वगैरह के लिए सेंटर पंच है। क्या बात समझ में आ रही है? अब आगे देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट। इसे यहीं पर लिख दूं, चौथा। हॉलो पंच। अरे कौन सा पंच? हॉलो पंच। ठीक है। ये मैं वो पंच पढ़ा रहा हूं अभी जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हॉलो पंच में अंदर से क्या दिखेगा आपको? खोखला। मीन्स यूज कहाँ होगा? तो किसी सीट से वॉशर बनाने में, किसी सीट से वॉशर बनाने में। वॉशर काट देगा आपका, हॉलो है। ठीक है। किसके लिए यूज होता है? तो भैया चमड़े वगैरह में काम आता है। इसका उपयोग चमड़ा, लेदर होगा, या और सॉफ्ट धातु जैसे रबर हुआ, रबर में काम कर सकता है। ये कहाँ काम कर सकता है?
रबर में काम कर सकता है। और अगर मैं कोई लकड़ी का नॉर्मल बुरादा है, छोटा गत्ता वगैरह है, उसमें भी ये काम कर सकता है। तो चमड़े में काम करेगा और रबर में, है ना, दो से चल जाएगा। लेकिन अगर कोई गत्ता है, गत्ता जानते हैं ना लकड़ी का, में होल करने के लिए। होल मतलब वो वाशर वाला होल। कौन सा वाला होल? वाशर वाला होल। तो इनमें हम यूज करते हैं। अब आगे देखते हैं, ये जो पिन है इस पे चर्चा कर लेते हैं। पिन टाइप, पिन पंच। पिन पंच, तो देखो बहुत छोटा पंच है ये, बहुत पतला दिख रहा है, पिन जैसे होता है, होता है पिन जैसे। तो ये क्या करता है, मान लीजिए कोई अगर आपके अंदर होल के अंदर कोई पिन वगैरह फंस गई है, तो उसको निकालने के काम करता है। ठीक है। इसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं? इसका उपयोग टेपर पिन फंसी हुई, फंसी हुई टेपर पिन या डॉवेल पिन, ड्रिल होल में फंस जाती है ये, डॉवेल पिन को निकालने में करते हैं, को निकालने में करते हैं। कोई दिक्कत है क्या इसमें? बोलो। ठीक है। और भैया क्या दिख रहा है? सॉलिड पंच भी आता है एक, सॉलिड पंच। सॉलिड पंच क्या करेगा? सॉलिड पंच, सॉलिड पंच रफ कार के लिए किया जाता है यूज। कौन से कार के लिए? रफ कार्य के लिए। अच्छा, कई बार ऑप्शन में जब पिन नहीं दिया रहेगा तो आप सॉलिड यूज कर सकते हो। जब पिन नहीं दिया रहेगा तो क्या यूज कर सकते हो? सॉलिड यूज कर सकते हो। इसका भी उपयोग पिन निकालने के लिए करते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में पिन पंच नहीं है तब। ठीक है, तब इसका उपयोग करेंगे, क्योंकि ये भी तो पूरा सॉलिड ही है अंदर से, ये भी तो पूरा सॉलिड ही है। ठीक है। उसके बाद ऑटोमेटिक पंच, सेंटर पंच, मतलब इसमें आपको आ, अलग से हैमरिंग की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये ऑटोमेटिक कर देता है, मतलब इसे हैमर की आवश्यकता नहीं पड़ती। किसकी नहीं पड़ती? हैमर की आवश्यकता नहीं होती है। नाम से समझ में आया, ऑटोमेटिक कर देता है। क्या कर देता है? ऑटोमेटिक कर देता है। ठीक है। मार्किंग पंच मतलब वही मार्किंग से, ड्रिफ्ट मतलब क्या होता है कि आप हथौड़े से या किसी प्रेशराइज फोर्स लगा के आप इसको पंच कर देते हैं, तो वो उपयोगिता के आधार पर हो गया। इंजेक्शन मतलब इंजेक्ट करके पंच मारना। ठीक है। उसी प्रकार से आपका देखो यहाँ पर और भी अलग अलग है। सॉलिड पंच हो गया, सेंटर पंच हो गया, प्रिक हो गया, पिन हो गया, है ना। इसके बाद में रोल पिन वही काम करेगा, हॉलो हो चुका है। बेल पंच क्या करेगा? तो बेल पंच, बेल का आकार का कोई अगर हमको वो देना है, शेप साइज निकालना है, तो उसके लिए बेल पंच होगा। तो ये घंटी वगैरह बनाने के लिए, घंटी बनाने के लिए, ठीक है, बेल पंच का यूज करते हैं। डॉट पंच पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद में ट्रांसफर पंच, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पंच को ट्रांसफर करना है तो ट्रांसफर। और लेटर पंच मतलब वो नाम लिखा दो, सोहन मोहन जो भी है,
अरे वही होता है लेटर पंच, ठीक है। तो उससे आप लेटर पंच से क्या करेंगे, लेटर वगैरह यूज कर सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? इंपॉर्टेंट यही है सबसे ज्यादा, सेंटर, प्रीक, पिन, सॉलिड, हॉलो, डॉट, ठीक है। बाकी घंटी तो घंटी है और लेटर तो लेटर है, कोई दिक्कत नहीं। अरे हो गया भैया। तो यहाँ पर आपका जो मार्किंग टूल है वो खत्म होते हैं, ठीक है। लेकिन इसको मार्किंग करने के लिए स्क्राइबर में हमको हथौड़े की जरूरत नहीं थी, डिवाइडर में हथौड़े की जरूरत नहीं थी, ट्रेमल में हथौड़े की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ परमानेंट मार्किंग करने के लिए इसमें क्या किसकी जरूरत पड़ेगी, हेमर या हथौड़े की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, हेमर की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा भैया, हेमर लगाना पड़ेगा। तो अगला टॉपिक जो हम देखेंगे वो क्या देखेंगे, हेमर देखेंगे। आज टाइम हो गया, कल देखेंगे इसको, हेमर। हाँ ये बॉल पिन, ठीक है। यहीं सबरी पिन खत्म कर दूंगा मैं, ये अकेले डायग्राम में पूरा आपका हथौड़ा खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर उसको डिस्क्राइब करके देखेंगे, अलग अलग टाइप के जो रहेंगे, बट यहीं पर अपन खत्म कर देंगे, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में अपन इसको देखेंगे। कोई डाउट?